चलो देखो बेटा सामने अब हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा लिखो फिर समझाता हूं। लिखिए, दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। This chapter is part of chapter cost of capital और लिखेंगे कंसेप्ट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें लिखिए इन दिस चैप्टर we will try to find out value of following securities। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगला, डिबेंचर या बॉन्ड कैपिटल। चैप्टर का नाम है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। इस ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू वैल्यू इक्विटी शेयर, हाउ टू वैल्यू प्रेफरेंस शेयर, हाउ टू वैल्यू डिबेंचर। हम कैसे इक्विटी शेयर की कीमत का पता लगाएं, कैसे प्रेफरेंस शेयर को वैल्यू करें और कैसे डिबेंचर को वैल्यू करें। बोलो, यहां तक बात समझ आई? अब इसका मतलब क्या हुआ वैल्यू करने का? ध्यान से मेरी बात सुनोगे तब समझ में आएगा। देखो बेटा, जैसे मान लो अभी मैं यहां पे सर्च करूं रिलायंस शेयर प्राइस, तो ये आ रहा है 2919। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझे रिलायंस का एक शेयर खरीदना है तो लगभग 3000 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब ये बताओ, हम लोग बेटा कॉमर्स की सबसे बड़ी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़े ना हम 3000 अपने फेंक देंगे। हम समझेंगे ना ये 3000 लायक है भी कि नहीं है। बोलो, तो जब हम अपने लेवल पे एनालाइज करते हैं तो उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। मार्केट में तो इसका प्राइस चल रहा है 291, जैसे 2 मिनट सोचना, जैसे ये प्राइस आया 2918 रुपए, तो इसका मतलब क्या है? 2918 पे इसके शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरे स्टॉक मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इनका शेयर 3000 लायक है। 2918 रुपए में, अरे होता नहीं बेटा, हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, आदमी सामने वाला प्राइस बताता है, हम कहते हैं उस प्राइस रेंज में ये ऑप्शन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। बोलो, होता है? और कभी कभी होता है कि हम कहते हैं ठीक है, वो दाम बताता है तो हम कहते हैं दाम के हिसाब से तो बड़ा अच्छा है। अब वही बात मैं बताने जा रहा हूं, क्या कि अगर 2918 रुपए इसका दाम फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, तो इसका मतलब 2918 में दुनिया खरीद बेच रही है इसको। तो ये इसका मतलब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि वाकई में 2918 लायक है। तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? तो हम ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, हम वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी से करेंगे। हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? 2918 का मतलब क्या हुआ? मैं इसमें 2900 लगाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, तो जो भविष्य में मुझे मिलेगा जब उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समझ आए? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो भविष्य में इस शेयर को खरीदूंगा अगर मैं, तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा तो मैं इसकी डिविडेंड मिलेगा आगे फ्यूचर में, मैं उसकी क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, जैसे अभी पढ़ के खत्म किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी में।
तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो 2918 के अगर आसपास है, ज्यादा ही होगी, क्योंकि हम लगाएंगे कम, मिलेगा ज्यादा, तब तो ये 2918 इसमें लगाने लायक है। वरना हम शेयर खरीदे 2918 का और हमें मिल रहा है उसमें खाली 900 रुपए, तो नुकसान नहीं हो जाएगा? समझ आया? तो किसी भी शेयर की वैल्यूएशन कैसे होती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि अगर हम आज उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो भविष्य में मुझे उस कंपनी से क्या मिलेगा। वो रिलेशनशिप बिटवीन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, क्या बोला मैंने बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है। कैश इनफ्लो भी क्या, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी, भाई हम जैसे मान लो हम किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लें, तो डिबेंचर तो हम आज खरीद लेंगे, तो आज हमने उसमें पैसे लगा दिए, हमें बाद बदले में क्या मिलेगा? हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट भविष्य में मिलेगा। तो अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसको आज के भाव से कंपेयर करें, समझ है, तो पता चलेगा ना कि वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है या एग्जैक्टली वैल्यूड है। समझ आ रही बात बेटा? बोलो सब लोग, ठीक है। कुछ चीजें तो यही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू वैल्यू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में जनरली 3 चीजों में ट्रेड होता है, डिवेंचर, प्रेफरेंस या इक्विटी। तो इन्हीं तीनों को एक एक करके सीखेंगे, और आज की क्लास में इक्विटी हो पाएगा लगभग। बोलो बात समझ आई? अब बताओ फिर से, व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी? नाम क्या इसका मतलब हुआ? बाजार में किसी को भी अपनी कोई चीज बेचनी है तो वो क्या करते हैं? वो तो दाम बढ़ा के ही बेचेंगे। लेकिन हम देखेंगे ना कि वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, हमें नुकसान है कि फायदा है। हम अपनी खून पसीने की कमाई अगर इसमें लगा रहे हैं तो हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो हम अपने लेवल पे उसको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके खुद से वैल्यू करके देखेंगे कि उसका प्राइस बैंड जो रखा है उन्होंने वो एग्जैक्ट है या वो गलत सही है। समझ आई बात? तो इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। किसको किसको वैल्यू करोगे? नंबर 1 इक्विटी शेयर, नंबर 2, नंबर 3 डिवेंचर या बॉन्ड। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर से। आइए लिखिए नीचे, concept 2, relationship between cash inflow, ब्रैकेट में लिखना बेनिफिट, एंड प्राइस, ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू। लिखिए, रूल ऑफ वैल्यूएशन हायर द फ्यूचर बेनिफिट फ्यूचर बेनिफिट का मतलब कैश इनफ्लो, हायर विल बी द करेंट वैल्यू lower the future benefit, lower will be the current value। ठीक है, चलो अब इधर देखो। वैल्यूएशन का बेटा एक रूल है, क्या? हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर भविष्य में उसके बेनिफिट ज्यादा हैं तो उसके शेयर का प्राइस आज ज्यादा होगा।
शेयर हो या डिवेंचर हो, और अगर भविष्य में होने वाले फायदे उससे कम है तो उसका प्राइस भी कैसा होगा, कम होगा। समझ आए? वैल्यूएशन का एक ही रूल है, जिस कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हो अगर फ्यूचर में वो आपको ज्यादा पैसे देगी, ज्यादा इनफ्लो आएगा, तो उसके शेयर का प्राइस कैसा होगा, ज्यादा होगा, और बेनिफिट कम होगा तो प्राइस भी कैसा होगा, कम होगा। तो अब बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, भविष्य में उससे क्या बेनिफिट होंगे। ठीक है, वो बेनिफिट अगर ज्यादा है तब तो उसका ज्यादा प्राइस भी एक्सेप्टेबल है, बेनिफिट कम है तो कम प्राइस भी उसका एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 3, what is equity share capital? What is equity share capital? लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल issued by company to raise finance company pays dividend to equity share holder equity shareholder are owners of company. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। सबको पता है बेटा, कंपनी फाइनेंस रेज करने के लिए क्या इश्यू करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल। जिसने खरीद लिया उसको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड, और वो कंपनी का मालिक बोला जाता है। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी आपको पता था। मुद्दे की बात ये है इक्विटी शेयर की कीमत कैसे निकाली जाए, तो लिखो नीचे कंसेप्ट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, और अब इसमें बेटा कई केसेस बनते हैं, तो अभी हम कर रहे हैं सिचुएशन 1, when dividend on equity share is constant and it is for definite time period. ठीक है, अब देखो इधर, तो अब हम निकालने जा रहे हैं इक्विटी शेयर की वैल्यू कैसे निकलेगी, और उसमें पहला केस मैंने आपको लिखा है व्हेन डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज कांस्टेंट। इक्विटी शेयर का डिविडेंड कैसा हो, कांस्टेंट हो, और ये कितने दिन के लिए हो बेटा,
डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हो। ठीक है, खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। बताओ, चलो अब मुझको बताओ, ये बताओ, एक आपने, हम लोगों ने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद लिया, बताओ कितने दिन तक उसका डिविडेंड मिलेगा? ठीक है, तो अब मान लो मैं उसको फाइनाइट या इनफाइनाइट में पूछना चाहूं, तब क्या कहोगे? फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट टाइम मिलेगा ना। खूब ध्यान से सुनना, देखो मेरी तरफ। देखो, मैंने किसी कंपनी का इक्विटी शेयर यहां खरीद लिया, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। जो हम कंपनी को पैसे देते हैं उसको बोलते हैं P0। क्या बोलोगे? P0। P0। P0 का मतलब हो गया बेटा कि आज शेयर कितने का चल रहा है। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर आज खरीद लूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। ये पहला डिविडेंड, दूसरा डिविडेंड, अगला डिविडेंड, अगला डिविडेंड, ऐसे ये कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे, मिलेंगे ना। और आप सब ने नहीं भी पढ़ा है तो भी पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जब भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, कौन से? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो इसकी कैलकुलेशन केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉसिबल है। कहां? और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसमें रेशियो सेम होता है, जिसमें रेशियो। तो देखो, प्रैक्टिकली तो होता ऐसा है कि इक्विटी की डिविडेंड अलग अलग आती है, लेकिन अगर हम अलग अलग मानेंगे तो हमारे पास मैथमेटिक्स में कोई तरीका ही नहीं है उसको कैलकुलेट करने का। समझ आए बेटा? इनफाइनाइट टर्म्स का कैलकुलेशन किससे होता है? जीपी से होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जीपी क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जब कहीं लिखा है 1 2 4 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, तो 4 का 8 से रेशियो निकालो, 8 का 4 से कितना आया? 2/1, इसका 2/1, इसका 2/1, रेशियो सेम है तो ही लगेगा। अब इक्विटी का डिविडेंड तो हर साल अलग अलग होता है प्रैक्टिकली, तो अगर हम अलग अलग मान लें तो वी डोंट हैव एनी कैलकुलेट, हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको कैलकुलेट करने का। अभी भी मैथमेटिक्स में बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे जैसे बताओ, 4 का अंडर रूट कितना आएगा? 2 आएगा। और ये देखो बेटा, अगर मैं ऐसे करूं, मैं 4 लिखूं और इस पे माइनस लगा के उसका अंडर रूट करूं, समझ आए? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं? डिमावर थ्योरम से काम चला लेते हैं। कहीं -4 का अंडर रूट आ गया तो इसको लिखते हैं -1 × 4 का अंडर रूट। फिर हम कहते हैं अंडर रूट ए बी होता है रूट ए इंटू रूट बी, तो ये हो जाएगा रूट -1 और रूट 4, तो ये हो जाएगा 2, एंड दिस इज आई फॉर इमेजिनरी। समझ आए? फाउंडेशन में सबने लॉग पढ़ा है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता, हमेशा किसका निकलता है? पॉजिटिव नंबर का। तो वैसे ही यहां पे अगर हम इनफाइनाइट की कैलकुलेशन करें तो वो खाली किसमें संभव है? व्हेन रेशियो इज सेम, जब जीपी बनेगी। तो रेशियो सेम करने के लिए हम लोगों ने यहां मान लिया क्या कि इक्विटी का जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। इसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं, तो अभी हम लोगों ने माना है इक्विटी का डिविडेंड कांस्टेंट है। अरे इकोनॉमिक्स में नहीं बेटा कैलकुलेशन करते हो, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो ही वो प्रिंसिपल काम करता है, नहीं तो नहीं करता। तो यहां भी हमने क्या माना है? इक्विटी का डिविडेंड कैसा है? कांस्टेंट का मतलब जैसे मुझे 5 रुपए का डिविडेंड इस साल मिला, तो अगले साल भी कितना मिलेगा? फिर अगले साल, फिर अगले साल, फॉर एवर। समझ आए? फिलहाल ये फॉर एवर का नहीं है, ये है डेफिनेट टाइम पीरियड का। किसका बेटा? डेफिनेट टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? डेफिनेट टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ, देखो इसमें अलग अलग केस है, जितनी बातें दिमाग में आ रही हैं सब लगेंगी यहां पे, लेकिन एक एक करके। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो 2 बातें होती है, मेरी तरफ देखो। एक, मैंने एक शेयर खरीदा, बेटा, और जरा इसे में देखते हैं, शेयर प्राइस ऑफ MRF, ये देखो 1,29,601 रुपए एक शेयर है। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये बताओ, अगर तो मेरे पास 1 लाख रुपए हो तब मैं इनका एक शेयर खरीदने के लिए सोचूं 1.5 लाख, मोटा मोटा है ना। जिसके पास 1,500 पड़े हैं वो तो भूल ही जाए। बताओ बेटा, तो अब क्या है, मेरी बात समझना, इन लोगों से कहा भी गया है MRF वालों से, इसको स्प्लिट काहे नहीं कर देते?
इनसे कहा गया तुम्हारा एक शेयर 1,29,000 का है, तो इसमें 1000 शेयर कर दो, तो एक शेयर 129 रुपए का हो जाएगा। इसको लॉ में कैसे पढ़ते हो? स्टॉक स्प्लिट। तो ट्रेडेबल होगा ना, आम आदमी की पकड़ में आ जाएगा। तो अब सुनो, एमआरएफ कंपनी क्या कहती है? वो कहती है हमारा शेयर जो खरीदता है तो बेचने के लिए नहीं खरीदता, वो खरीद के होल्ड करता है, वो डिविडेंड एंजॉय करेगा। बात समझ में आ रही है? समझ आया बेटा? जो इनका शेयर, एमआरएफ वाले क्या कहते हैं? कहते हैं हमारा जो शेयर खरीदेगा वो उसको होल्ड खरीदेगा, बेचने के लिए नहीं खरीदता कि बढ़ जाएगा तो बेच देंगे। क्या करेगा? वो डिविडेंड एंजॉय करेगा। तो इनका सेपरेट केस है, इसको माना जाएगा, इसका टाइम पीरियड होगा इनफाइनाइट। टाइम पीरियड क्या होगा? मतलब मैंने एक बार खरीद लिया तो मैं उसको 40-50 साल रखे रहूंगा। आदमी की उम्र ही कितनी है? 60 साल। समझ आया ना? तो वो सेकंड केस में आएगा। उसमें क्या होगा? इक्विटी शेयर की प्राइस लाइफ कैसी होगी? इनडेफिनेट। कैसी होगी? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया था रिलायंस वालों का, उनका 2900 रुपए का था, तो उसको जब आदमी 2900 लगाएगा तो वो क्या कहेगा? 2-4 साल रखेंगे, फिर जहां बढ़ा बेच देंगे। तो 4 साल क्या एंजॉय करोगे? डिविडेंड। और 5वें साल बेच दोगे। तो मैं इसकी पढ़ाई करवा रहा हूं बेटा। देखो यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है When dividend on equity share is constant। अब मान लो हमने रिलायंस का शेयर खरीदा 3000 रुपए का, उसमें मान लो 100 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, तो 3-4 साल 5 साल अपने पास रखे हैं और अपने अपने दिमाग में सोच रखा है जिस दिन 3500 के ऊपर गया उस दिन इसको हटा देंगे। ठीक है? तो अब ये देखो आ गया, इसकी लाइफ कैसी हो गई? डेफिनेट हो गई ना मेरे लिए। शेयर तो रहेगा ही, लेकिन मैं जब खरीदने जा रहा हूं तो मेरे लिए डेफिनेट हुई कि नहीं? मैं 3-4 साल बेच दूंगा। अगर एमआरएफ वाला होगा तो फिर वो इनडेफिनेट होगा, तो उसका अलग केस आएगा। आई बात समझ में? तो अभी हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, लिखना जरा, लिखिए। इन केस इन्वेस्टर, इन दिस केस इन्वेस्टर विल रिसीव constant dividend for few years, and at the end of few years investor will sell the share and receive sale value इस प्रकार के शेयर में आदमी जब पैसे लगाता है तो बेटा क्या करेगा? थोड़े दिन तक डिविडेंड एंजॉय करेगा, उसके बाद क्या करेगा? जैसे उसका दाम बढ़ा वो क्या करेगा? शेयर बेच के और उस शेयर को बेच देगा। तो अब देखो, अब इसको तो जो अभी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया उसकी वजह से ये एकदम इजी हो गया है। देखना जरा, ये क्वेश्चन इसी पे है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन से मुझे मिल जाएगा डेटा, तो मैं यहां पे अभी पहले समझोगे फिर इत्मीनान से लिखोगे। स्क्रीन पे देखिए, पढ़ो क्या लिखा है। मिस्टर महावीर वॉन्ट्स टू बाई शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ही इंटेंड्स टू होल्ड दी शेयर्स फॉर 6 ईयर। महावीर कोई है, 6 साल के लिए कुछ पैसे निकले होंगे। 6 साल बाद मान लो कोई काम करना है, कोई मकान बनवाना है, किसी की शादी करनी है, तो पैसे जो है अपने पास कितने दिन के लिए? 6 साल के लिए। उसको वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग विच ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव एनुअल डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज। वो बी लिमिटेड का शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर खरीदेंगे तो हर साल कितना पैसा मिलेगा? 5 रुपए का डिविडेंड एक शेयर पे। और अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेशन ही कैन सेल दीज शेयर्स आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद वो शेयर क्या करेंगे? बेच देंगे। और वो शेयर लगभग 6 साल बाद कितने में बिक जाएगा? 85 में एक बिक जाएगा। अच्छा, हिज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। इन्फ्लेशन कितने का चल रहा है? अब हमसे कहा जा रहा है
इसका मार्केट प्राइस निकाल के बताओ, इस शेयर का मार्केट प्राइस कितना होगा ये निकाल के बताओ, तो मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाला हूं। जैसे तुम लोग सुनते नहीं हो इस कंपनी की वैल्यूएशन ये है, अक्सर आता रहता है ना इकोनॉमिक टाइम्स में, या न्यूज सुनते रहोगे इसका वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन इसी चैप्टर से होता है, यही जो पढ़ रहे हो ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो तो कैसे वैल्यू करेंगे, अब 2 मिनट एकदम तसल्ली से बताओ मुझे, अगर इस कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो 1 2 3 4 5 6, देखो तो 5 रुपए यहां मिलेगा, 5 यहां मिलेगा, 5 यहां मिलेगा, 5 यहां मिलेगा, 5 यहां, और यहां शेयर बेच देंगे तो 85 रुपए और मिलेगा। बोलो तो टोटल 5 6 30 और 85 115 मिलेगा। तो लेकिन ऐसे थोड़ी ना होगा, ये तो 6 साल में मिलेगा, और शेयर खरीदेंगे तो आज खरीदेंगे, तो इन पैसों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इनकी आज की कीमत कितनी है, क्या निकालोगे इनकी, और उसको जोड़ लेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू पे तो अभी इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे, 2 क्लास लगा डाली, समझ आए। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जितनी बेटा इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उतने में अगर शेयर मिलता है, मतलब वो प्राइस इसका एक्सेप्टेबल है। जैसे बोलो मेरी बात समझ में नहीं क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे स्क्रीन पे देखो, जैसे मान लो मैंने इसको निकाला और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई 63 रुपए 62 पैसे, कितनी आ गई, तो अगर मान लो 63 रुपए 63.62 में ये बिक रहा है तो हम खरीद लेंगे, कम से कम जितना लगाएंगे उतना तो निकल आएगा। अगर अभी लगाओगे तो वाकई में यही आएगा, कितना आएगा 63.62 ये आएगा। तो ये आने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस शेयर को 6 साल के लिए खरीदूंगा तो 63 रुपए कमाऊंगा इस पे। अब ये 63 तुम लोग को अजीब लग रहा है, ये 85 है, यहाँ बेटा 12% का इन्फ्लेशन भी तो है, अभी इसको निकालोगे तो यहां आते आते ना ये बहुत कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी तो है ना। तो इस पे कुल कमाई कितनी हो रही है 63 रुपए की 63, तो या तो 63 से कम में मिल जाए तो खरीद लेंगे, बोलो बेटा, या 63 में मिल जाए तो भी चलो ठीक है, लेकिन 63 से ज्यादा में बिक रहा है तो बेकार है, तब इसको खरीदना उचित नहीं है। समझ आई बात। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना सभी बच्चों को आता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है, तो मैं यहां निकाल रहा हूं, देखो अब ऐसे ही तो करोगे, लिखिए आप भी ऐसे डायग्राम बनाइए और लिखना शुरू करिए। करंट मार्केट प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, P0 बराबर 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 2, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 3, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 4, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 5, और 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 6, और 85 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 6। छठे साल 2 पैसा मिलेगा ना, एक डिविडेंड और एक शेयर बेचने वाला। तो एक मिनट जरा बस इधर देख लो फिर आगे बढ़े। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये बताओ ये जो इतना मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% 6 साल का, लिख सकते हैं, क्योंकि कैश फ्लो कैसे है, इक्वल, ठीक है। अब इसी में जोड़ दें क्या, 85 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% और 6 साल का। तो बेटा अब इसको निकालोगे तो मैंने निकालना भी आपको बताया था, 5 को अपनी जगह रहने दो, 12% 6 साल, बोलो कैसे बताया था, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 2 3 4 5 6 और जीटी 4.111 प्लस 85 इंटू
12% 6 साल, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 2 3 4 5 6, छठे साल का है 0.507, 63.621, $63.621। ठीक है, तो अगर ये शेयर मिलता है 63 में तब तो ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। और वैसे भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है इसको खरीदे कि मत खरीदे, उसने तो खुद ही पूछा है कि प्राइस निकाल के बता दो, तो निकाल दिया हम लोगों ने। अच्छा मुझको एक बात बताओ बेटा, अगर वेरिएबल डिविडेंड होता, कैसा मतलब यहां 5 होता, यहां 15, यहां 25, यहां 35, यहां 45, यहां 95, तो ये वेरिएबल हो गया। अब अगर इसका भी निकालना होता तो ऐसे ही तो निकलेगा, बस यहां एन्युटी फैक्टर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि एक बराबर नहीं है, अलग अलग मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं समझ पाए, सब अलग अलग होगा ना। ये देखो जैसे ये 5, 15, 25, 35, 45, 55 ऐसे होता, तो अब सम ऑफ पीवीएफ से नहीं चलेगा ना, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कहना ये चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना सब बच्चे, छोड़ो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में होमवर्क दे रहा हूं, हालांकि ये मेरा अगला केस है। इसमें देखो बस डिविडेंड वेरी कर रहा है, 5 3 4 4 2 9 8, ठीक है, तो इसका प्राइस आप लोग कैलकुलेट करके लेके आओगे। सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट करके फिर हम लोग अगली क्लास से करेंगे।